हाँ, तो हम इंडियन पॉलिटी के पहले क्लास लिए थे कुछ दिन पहले। तो वहां पे हम देखे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे। देखो, हम इंडियन पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब एक तो पहले बात हम बता दिए कि यहाँ से हर हर साल 10 से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 10+ क्वेश्चन तो आता ही रहता है। और जो दूसरा बात है, ये हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। हम इंडियन है तो हमें तो समझना चाहिए कैसे काम कर रहा है इंडिया, कैसे चल रहा है इंडिया, हमारा सीएम कैसे इलेक्ट हो रहा है, पीएम कैसे इलेक्ट हो रहा है, तो सब कुछ समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इंडियन पॉलिटी को पहले शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे, जो हिस्ट्री में हमारा इंडिया कैसे शासित हुआ करता था। ऐसे नहीं कि इंग्रेज कुछ भी बनाते थे, वो बनाते थे लेकिन कुछ रूल्स होते थे, कुछ रेगुलेशंस होते थे, जैसे कि कुछ एक्ट्स बनाते थे पहले। वही वही सब को हम कैरी फॉरवर्ड करके आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं इंडिया का। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1935 का, 1990 1919 का, वो सबको कैरी फॉरवर्ड करके हम बनाए हैं आज का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे पूरा भारत चलता है। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, आप अगर सिलेबस देखेंगे पॉलिटी का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे, मतलब 90% का पोर्शन तो वही से आ जाता है। तो उसे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्लास में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखे थे, कैसे पहले शासन हुआ करता था, कैसे वेरियस आर्ट के थ्रू इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आज का हमारा जो क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। तो ये क्या है चीज जो आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये चीज क्या है? हमारा जो हेलो सुनील, कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। रिकॉर्डिंग ऑन ना? हाँ, रिकॉर्डिंग वाले। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, ये ये वही बड़ी है, वही बड़ी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। ओके, वही चीज है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसे हम बोलते थे। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये दो चीज बेसिकली आज हम इसके बारे में दो चीज पढ़ेंगे, ये कैसे बनाया गया था, फिर ये बनने के बाद कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ये दो चीज आज हम देखेंगे। ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल। ये एक एलिफेंट है बीच में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है हमारा 1946 में बना था। तब तो पार्टीशन इंडिया का हुआ नहीं था। इसीलिए ये जो मैप देख रहे हो इंडिया के मैप का, वो अखंड भारत का मैप है। होल इंडिया तब का 1946 वाला मैप ही है। ओके, तो चलिए। तो ये जो साइड में एक देख रहे हो आप, इसको आप शायद नहीं पहचानते होगे, अगर हिस्ट्री पढ़े होगे भी तो पहचान लोगे। ये है एम एन रॉय। ओके, अगर हम आजादी की बात करें और स्वराज की बात करें, तो 1906 में 1906 में दादा भाई नारोजी, आप कुछ अगर हिस्टोरियन को पहचानते होगे, कुछ जो हमारे देश के आजादी के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, तो आप उनका नाम भी पढ़े होंगे, दादा भाई नारोजी के नाम। तो वो पहले स्वराज स्वराज टर्म का यूज किया था 1906 में। स्वराज का मतलब क्या होता है? खुद अपने आप को शासन करना स्वराज होता है। तो तब तो वो तब से स्वराज की बात, पूर्ण स्वराज की बात इंडिया में चलता आ रहा है, 1906 से 1930 के आसपास के, ये सब चलता आ रहा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो हम देश को कैसे चलाएंगे। हम तो इंडिपेंडेंस की मांग करते आ रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कैसे चलाएंगे अगर इंडिपेंडेंस मिल गया। इस बात का जिक्र कभी हुआ था नहीं। तो ये एम एन रॉय जो है, मानवेंद्र नाथ रॉय, वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल के है। तो ये पहले आइडिया दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है? एक बॉडी है जो भारत के लिए अपना संविधान खुद बनाएगा, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, तो ये एम एन रॉय है, साइड में इनका पिक्चर है। आपको अगर पता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज भी बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे नहीं है, केरला में आई थिंक है पावर में। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर ये इन्हें बताया जाता है। आज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे कम्युनिस्ट पार्टी मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन वो पहले से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो ये और इनका वाइफ मिलके कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे। तो ये फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिए थे। और इनका आइडिया आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेक्स्ट साल में एक्सेप्ट भी कर लिया, और खुद भी
आईएनसी ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हाँ, हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना चाहिए, बनाने का मौका मिलना चाहिए, और हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहिए। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे 1938 में ये डिक्लेयर कर दिए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, जब भी बनेगा, बनेगा तो जरूर, तो ये आउटसाइड इंटरफेयर्स के बजा बनना चाहिए, मतलब बिना आउटसाइड इंटरफेयर्स के, मतलब इंग्लिश ब्रिटिश के इंटरफेरेंस के बिना बनना चाहिए, और एक अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे बनना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज के मतलब एक इलेक्शन होना चाहिए जिसमें अडल्ट इलेक्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चूज करे, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे लिए संविधान बनाए। तो इसका अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही होता है, अडल्ट मिलके एक फ्रेंचाइज बनाएंगे और वो फ्रेंचाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ओके। तो ये मांग था जवाहरलाल नेहरू का। ओके। फिर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। ओके। 1939 पे शुरू होता है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ नवंबर पे शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है कि इंडिया के बिना परमिशन के, इंडिया पे उस टाइम का दो जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ओके। तो इन्हें बिना पूछे तो इंडियन को इंक्लूड किया जाता है वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए इंडियन बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ए, चारों तरफ, मतलब बहुत सारे, क्या होता है वो, अनहैप्पी अ, अनहैप्पी नहीं, स्ट्राइक फ्राइक डिफॉल्ट। वगैरह चलता रहता है। ओके। तो तब देखो, तब इंडिया दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक तरह से। कुछ चाहते हैं कि ब्रिटिशर को वर्ल्ड वार में साथ देके उनको हाफी किया जाए और इंडिपेंडेंट लिया जाए, और कुछ ब्रिटिशर को ऑपोजिशन में ज्वाइन करके ब्रिटिशर को हराना चाहते हैं। ओके। दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ पार्ट, अगर आपको पता है, ये जो ऑपोजिशन वाला पार्ट, ये सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ मिलकर बहुत सारे कांड किए थे उस टाइम पे, तो ये इस टाइप के इस ग्रुप में थे। वर्ल्ड वॉर में दो पार्टी आपको पता होगा, एक अलाइज पार्टी और एक एक्सिस पार्टी। ओके। एक्सिस अलाइज में यूएसए, यूके, रसिया, चाइना, ये सब अलाइज पार्टी में थे। तब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिशर, मतलब जर्मन तो बहुत हेवी था उस टाइम का, तो ये तब यूएसए भी प्रेशर करने लगा यूके को कि भारत को अब इंडिपेंडेंस देना चाहिए। ओके। चलो, ये तो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, हम हिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन ये फिर 1940 में, अगर इंडियन इंडियन के सपोर्ट के लिए वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम तुम्हारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए। ओके। इसे अगस्त ऑफर भी बोला जाता है। तो अगस्त ऑफर में वह ब्रिटिशर्स पहले, उनके साइड से पहली बार बोला कि हम आपको इंडिपेंडेंट देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, पहली बार। तो तब तक पता चल गया होता है कि, मतलब पता चल गया था कि होगा, इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंट मिल जाएगा इंडिया। ओके। तो लेकिन इंडियन ने क्या किया, यहाँ पे इंडियन को जो मेजर मेजर नेता थे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, तो बताए कि इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या बोले कि प्रॉपर प्लान के साथ भेजो, ऐसे नहीं कि आप बता दिए आप कर लेंगे और हम मान जाए। प्रॉपर प्लान क्या है आपका, वो दिखाओ। कैसे दोगे दोगे हमको इंडिपेंडेंट, कैसे कैसे दोगे हमको डोमिनियन स्टेटस। ओके। तो इस प्लान को लेके आए थे स्टाफोर्ड क्रिप्स ने, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम पे जाने जाते हैं हिस्ट्री में। ओके। तो क्रिप्स मिशन में आए, वो प्रपोजल लेके आए कैसे बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंड्स। ओके। लेकिन तब तक मुस्लिम लीग और आईएनसी, ये दो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम का, ये सहमत नहीं हो पाए ये क्रिप्स मिशन के, वो जो आइडियोलॉजी थे, वो ड्राफ्ट थे उनका, ये सहमत नहीं हो पाए। और मुस्लिम लीग तब से मतलब नया अपना खुद का सेपरेट स्टेट्स के भी मांग भी कर चुका था, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का, जिसे हम पाकिस्तान आज बोलते हैं। ओके। तो वो मुस्लिम लीग क्या बोल रहा था, मुस्लिम लीग बोल रहा था हमें दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये रिजेक्ट हो गया, बेसिकली ये रिजेक्ट हो गया। ब्रिटिशर्स ने बोल दिया हम दो तो नहीं बनाएंगे, कभी तो दो नहीं बनाएंगे, ये बोल के नाकार कर दिया गया था। फिर दूसरी, जब वर्ल्ड वॉर 1945 पे खत्म हो गया और सब कुछ सही होने लगा, और
वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश कैबिनेट में, सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब लेबर पार्टी आ गया। लेबर पार्टी मतलब वो एक मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुआ वहां पे, मेजोरिटी और दूसरी पार्टी को मिली, और वो थोड़ा मतलब टॉची थे इंडिया के लिए, थोड़ा वीक थे हार्ट बाय हार्ट। ओके, तो वो क्लीमेंट रटली जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम का, तो वो एक कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान सीएमपी बोलते हैं, उनको भेजा। इस कैबिनेट मिशन पे 3 मेंबर थे, स्टाफर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ओके, ये तीनों थे। और ये बहुत बड़े बड़े, मतलब ये जो पैट्रिक लॉरेंस है, ये उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। अगर आप सॉरी, कोई तो पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं बता दूं। 1935 से, हमारा 35 के बाद इंडिया कैसे एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया का कैसे था। इंडिया को एक वाइसरॉय और एक सेक्रेटरी ऑफ, ये दोनों मिलके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ये दोनों मिलके इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। वाइसरॉय जो है वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर मैजेस्टी को, क्वीन एलिजाबेथ को। ओके, तो इनको वो जो भी क्राउन हो, मतलब ऐसा नहीं क्वीन एलिजाबेथ, तो जो भी उनका क्राउन में हेड हो, किंग हो या क्वीन हो, उनको रिप्रेजेंट वाइसरॉय करता था। और ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट है, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था, डेली मैटर्स जो होता है इंडिया का रिलेटेड। तो ये दोनों मिलके देश को चलाते थे उस टाइम का। ओके, तो वो पैट्रिक लॉरेंस ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे तब का। ओके, और स्टैफर्ड क्रिप्स तो आपको पता है, वो पहले आए थे, ये जो रिजेक्ट हुआ था क्रिप्स मिशन, वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर थे, स्पेसिफिकली ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर थे। और एबी अलेक्जेंडर जो ब्रिटिश के नेवी थे, उनका चीफ थे। ओके, उस टाइम का। तो ये तीनों आए थे कैबिनेट मिशन लेके। कैबिनेट मिशन में वो मार्च 1945 मार्च में आए थे, मार्च 1946। अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखो, ये हिस्टोरिकल इमेज है उस टाइम का। ये जो दिख रहे हैं ये है वेवेल है, उस टाइम का वाइसरॉय। अभी बताया ना, इंडिया को वाइसरॉय एक चलाते हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चलाते थे। ये वाइसरॉय उस टाइम का ये थे। ओके, लॉर्ड वेवेल। ओके, उनके साथ ये है एवी अलेक्जेंडर, और ये पैट्रिक लॉरेंस है, और ये स्टैफर्ड क्रिप्स है। ओके, तो ये जो प्लान लेके आए थे पहले, प्लान उनका क्या था अगर मैं बताऊं, तो प्लान यही था कि एक कैबिनेट मिशन बनेगा। इनका प्लान यहीं पे डिटेल पे अगर दिखा दूं तो देखो, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये प्री पार्टीशन इंडिया है। ओके, उस टाइम का ये सब येलो में जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ये सब प्रोविंसेस है। और ये जो रेड में पिंक कलर में आप देख रहे हो ये पार्ट्स, ये सब स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रोविंसेस को वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मिला के येलो पार्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। और ये जो पिंक पार्ट है, ये सब अपने आप का, इनका क्वीन होता है और किंग होता है, ये सब प्रिंसली स्टेट होता है। तो इनका खुद का राजा, वो मानते हैं कि मैं इस स्टेट को क्वीन के बिहाफ पे रूल करना हूं। तो इनके पास इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन ये क्वीन के बिहाफ पे इसको रूल करते हैं, ये बताते हैं खुद को। तो ये दोनों, ये मतलब दो टाइप का स्टेट्स वाले, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट, ये दोनों टाइप का स्टेट प्री पार्टीशन मैप में आपको दिखाया गया है। तो ये कैबिनेट मिशन ने बताया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना है। तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार नवंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। देखो देखो, मैं अगर आपको क्रोनोलॉजी समझाऊं, 1946 के जनवरी फरवरी में एक इलेक्शन हुआ था हर प्रोविंसेस में। ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हो, ये सारे प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन किस चीज का हुआ था? इस प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। आज जैसे होता है ना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस टाइम का भी एमएलए की आप बोल सकते हो एक तरह से, उस टाइम के भी एमएलए की इलेक्शन हुआ था। ओके, तकरीबन 1575 के आसपास एमएलए चुना गए थे, ये येलो पार्ट्स। ओके, फिर ये जो एमएलए है, ये मिलके 389 मेंबर को चुने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर्स इतने थे, टोटल इतने। ओके, देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बताया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनाना चाहिए, जो फॉर्मुलेट हुआ नवंबर 1946 में। टोटल मेंबर वो इतने रखे, ये कोई रैंडम नंबर नहीं, वो देखे कि रख लिए इसने इतने मेंबर हमें चाहिए रख लिए, ऐसा नहीं। ये जो मेंबर है वो
पॉपुलेशन बेसिस पे रखा गया। उस टाइम का पॉपुलेशन में अब अगर टू बी प्रिसाइज बोलूँ 38 करोड़ 9 लाख करीब हुआ करता था उस टाइम का। इतना करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का हुआ करता था तभी। ओके, मतलब फुल इंडिया ना कि प्रोविंसेस के, ये फुल इंडिया का जो मैप दिखा है ना टोटल इंडिया का, ये टोटल का है। ओके, तो पॉपुलेशन इतना हुआ करता था। तकरीबन 100 लाख, नहीं सॉरी 10 लाख, 10 लाख में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर चुना जाने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में। ओके, तो टोटल हमारा इतने करोड़ पीपुल्स में से इतना 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की चुना गया। ओके, फिर ये 389 मेंबर कैसे चुना गया? ये जो 389 मेंबर से 296 मेंबर इस येलो पोर्शन से आएंगे, येलो पर्सन प्रोविंसेस से। ओके, और बाकी के जो 93 वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ओके, ये कौन बताइए कैबिनेट मिशन मिशन का प्लान ये था सीएमपी का अकॉर्डिंग ये सब हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये बनाएगा। ओके, तो सारे प्रिंसली स्टेट के और प्रोविंसेस के ये जो सीट्स है, ये जो 296 सीट हो गया प्रोविंसेस के, 93 प्रिंसली स्टेट, ये किस बेसिस पे चुना गया? प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, जितने लोग हैं उनके प्रोपोर्शन में हर 10 लाख पे एक सीट ऐसे बताया गया। अगर आपको पता है अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जनरल इलेक्शन चल रहा है, हर स्टेट्स में चल रहा है, कहीं कहीं में भी खत्म हो गया है, लास्ट फेज 1 तारीख को है, कल कलकत्ता में है, तो आपको पता होगा। एक तो कोई बता रहा था कि कलकत्ता में है, तो आपको पता है अभी सब हमारा ये जो कंस्टिट्यूएंसी भी है, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, ये भी पॉपुलेशन बेसिस पे ही चुना जाता है। अगर देखोगे तो लोकसभा का सीट्स हर स्टेट में कुछ कुछ लोकसभा का सीट बांटा गया है, तो ये भी जो है वो रेस्पेक्टिव टू पॉपुलेशन बांटा गया है। ओके, उस टाइम पे भी ये शुरू हुआ था कि रेस्पेक्टिव टू द पॉपुलेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सीट भी बांटा गया था। ओके, तो ये जो जान फेब में जो इलेक्शन हुआ था प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रोविंसेस वो तो उस टाइम तो हम स्टेट्स नहीं बोलते थे उनको, हम जो उन्हें प्रोविंसेस बोलते थे। ये प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका इलेक्शन हुआ था। 1585 मेंबर चुने गए थे। वो 1585 मेंबर मिल के ये 296 मेंबर को चुने, क्योंकि ये जो 93 प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे ना, वो वो प्रिंसली स्टेट के जो हेड होते थे, किंग हो या क्वीन हो, उनको दिया गया था नॉमिनेट करने के लिए। तो आप जो देख रहे हो 389 टोटल सीट है, वो पूरा इलेक्टेड मेंबर नहीं थे 389, उनमें से 296 इलेक्टेड मेंबर थे। और भी इलेक्शन कैसे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट पीपुल ने इन्हें चुना होता तो डायरेक्ट इलेक्शन होता, जैसे कि आज चल रहा है जनरल इलेक्शन में, आप एमएलए की एमपी के लिए, लोकसभा मेंबर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन दे रहे हो। ओके, लेकिन ये क्या हुआ कि आप दे रहे हो प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को वोट, और प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है वो दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को वोट। ओके, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे 296 मेंबर चुने गए, और मेंबर चुने गए, इतना सीट बनाया गया, वो इलेक्शन होगा बाद में तो चुने जाएंगे। और वो जो 93 कैसे चुने जाएंगे, वो उन प्रिंसली स्टेट के हेड के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये पार्टली नॉमिनेटेड और पार्टली इलेक्टेड बॉडी बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था। तो ये जो हम पहले जो देखे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया था विदाउट आउटसाइड इंटरफियरेंस, ये तो नहीं बना, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बन रहा है, मतलब तो ब्रिटिश के इंटरफियरेंस में ही बन रहा है, तो ये तो नहीं बना। और ना कि बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी नहीं बना। तो ये बात जो ये स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस एग्जाम में मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात पूछा गया था क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था अडल्ट फ्रेंचाइज था बेसिस पे चुना गया था? नहीं, ना कि अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे चुना गया था, ना कि आउटसाइड इंटरफेरेंस के बेसिस पे चुना गया था, दोनों को ही नकारा गया था। ओके, तो चलिए, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन कैसे था। तो टोटल 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उनमें से पार्टली इलेक्टेड थे, जो 296 मेंबर प्रोविंसेस का वो इलेक्टेड थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे, जो 93 है प्रिंसली स्टेट का वो नॉमिनेटेड थे। ओके, फिर ये इलेक्शन हुआ। अगर मैं आप दिखाऊं, देखो ये जो 396 389 मेंबर थे ना, उनका इलेक्शन के बाद का ये मैप है। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन पे, ये मुस्लिम लीग मेजोरिटी स्टेट, जो मुस्लिम लीग जो सीट जीती थी, ये स्टेट है। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता ही चल जाएगा, ये सब वही स्टेट है जो पार्टीशन में गए हैं। ओके, यहाँ पे पार्टीशन हुआ,
यहाँ पे पार्टीशन हुआ, यहाँ पे पार्टीशन हुआ। तो ये पार्टीशन में जो 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 जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थे वो पार्टीशन में गए। और ये जो देख रहे हो आप, ये स्काई ब्लू कलर का, तो ये सब आईएनसी का मेजोरिटी स्टेट से, प्रोविंस से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सब सीट्स जीते थे। और प्रिंसली स्टेट्स में तो ना कि इलेक्शन हुआ, ना कि नॉमिनेटेड हुआ, सॉरी, ना कि इलेक्शन हुआ बल्कि नॉमिनेटेड हुआ। ओके। तो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 398 मेंबर चुने गए। ओके, 398 मेंबर इलेक्शन हुआ। कब हुआ कि जुलाई अगस्त में इनका इलेक्शन हुआ। 396 मेंबर से 290, सॉरी, 389 मेंबर से 296 मेंबर चुने गए। ओके, ये तो चुने जाने थे ना, वो तो नॉमिनेट करने वाले थे। ये चुनाव में जाके ये मेंबर चुने गए। और जो ये जो 296 मेंबर है उनमें से 208 आईएनसी ने जीता था सीट, 73 मुस्लिम लीग ने जीता था, और 15 इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप था। और इंडिपेंडेंट में सबसे मेजोरिटी अगर बताए बताऊं तो सीपीआई ने जीता था मेजोरिटी, इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप्स। ओके। तो अगर उस टाइम का प्री पार्टीशन टाइम का मैं बताऊं तो सेकंड मेजर स्टेट आई आई मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में चला गया मैक्सिमम। आईएनसी के बाद अगर इंडिया में कोई मेजोरिटी पार्टी था तो सीपीआई ही था। ओके, उस टाइम का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जो 93 मेंबर चुने, नॉमिनेट करने वाले थे प्रिंस स्टेट ने, वो मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्ट्स नहीं लेंगे। तो वो 93 फिल नहीं हुआ, उन्होंने नॉमिनेट ही नहीं किया। ओके। तो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 296 मेंबर बन गए, 93 नहीं बने। टोटल 389 बनना था, नहीं बना, इतना बन गया। इसमें से हम देखें कि 70, अराउंड 73 आई थी, 73, हाँ 73 मुस्लिम लीग ने जीता। और ये इलेक्शन के बाद जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, अगस्त में खत्म हो गया था। अगस्त 16 को हिस्ट्री का एक हिस्ट्री का इंडिया का एक इम्पोर्टेंट इवेंट जिसे डायरेक्ट एक्शन प्लान बोला जाता है, डायरेक्ट एक्शन प्लान। ओके, हिस्ट्री में हम जब पढ़ेंगे इसके ऊपर पढ़ेंगे जरा। तो ये क्या होता है ना, डायरेक्ट एक्शन प्लान में मुस्लिम लीग ने ये डायरेक्ट एक्शन प्लान बता दिया, घोषित किया कि हम इंडिपेंडेंट तो बनेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग नहीं ले रहे हैं। इलेक्शन के बाद इलेक्शन में भाग ले लिए, इलेक्शन में कम सीट, आई थिंक वही रीजन हो सकता है और किसी भी पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसके बाद बोले कि हमें सेपरेट नेशन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इस बेसिस पे रायोट हुआ था बंगाल पे, एक बहुत बड़ा रायोट हुआ था, थाउजेंड्स प्लस पीपल एक दिन में मारे गए थे। ओके, ये डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित अगस्त 16 में। ओके, फिर इसको देख के लगा कि अभी पार्टीशन हो जाना चाहिए। ओके, इतने रायोट दंगे बंगे चल रहा है तो पार्टीशन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था डिसाइड। तो जून जुलाई में जाके हुआ 1947। ओके, तो तब तक मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग नहीं लेंगे। ये तो 93 तो नहीं ले रहे थे पहले जो प्रिंस लिस्टेड थे, और ये 73 भी गए मुस्लिम लीग के। ओके, तो बाकी कितने बचे? 93 73 हो गया तो 6 हो गया, तो 200 आई थिंक, तो 230 के अराउंड सीट्स बचे। ओके, 7, सॉरी, हाँ 230 के अराउंड सीट्स बचे। कितना? 208, ये जो सीट्स आईएनसी ने जीता था, और वो 15 जो 208, और ये जो 15 जीते थे इंडिपेंडेंट, ये इतने ही लोग बचे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। पहली बार मिटे, मतलब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो काम शुरू होगा अभी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम शुरू करने के लिए पहली बार मिले दिसंबर 9 1946 को। पहली बार जब मिलते हैं तब कोई तो ऐसा डिसाइड नहीं पहले से तो डिसाइड नहीं होता कि अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मिलेंगे ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। ऐसा कुछ तो डिसाइड पहले से डिसाइड नहीं हुआ था। अगर असेंबली पहली बार मिल रहा है तो फ्रांस का एक प्रैक्टिस है कि सबसे जो एजेड लोग होते हैं, मतलब सबका वयस्क लोग जो होते हैं, उनको इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पहले पर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, फिर होता है एक वोटिंग, वोटिंग से चुना जाता है प्रेसिडेंट। ओके, तो पहली बार जब मिले थे सचिंद्र नाथ सिन्हा
ओके, डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा, जिसके फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, साइड पे लगाया हुआ है, तो वो ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उस टाइम। तो उन्हें पहली बार प्रेसिडेंट चुनाया गया। ओके, तो मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर दिया था, और प्रिंसली स्टेट में भाग नहीं ले रहे थे, तो 207 ही मेंबर प्रेजेंट थे उस टाइम। ओके, काउंसिल में। और फ्रेंच प्रैक्टिस के, वो फ्रेंच के एक प्रैक्टिस होता है, वो हिसाब से ओल्डेस्ट मेंबर को बनाया गया, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया या चेयरमैन बनाया गया, इंडियन चेयरमैन। तो फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट या फर्स्ट चेयरमैन बनाने के लिए डिसाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, और दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया, पहले एक चुना गया था, फिर बाद में दूसरे को भी चुना गया जुलाई 16 1947 में। तो ये आप ये इसमें बताने वाले कुछ चीज नहीं, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है बेसिकली, तो आ जाए तो याद रखना चाहिए। ओके, फिर एक दिसंबर 13 में तीसरी बार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने एक पास करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या हम रिजोल्यूशन, आप जैसे न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमारा ये रिजोल्यूशन है, मतलब हम साल भर में ये करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव यह है, ये हम रिजोल्यूशन ले रहे हैं, हम मतलब कौन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रिजोल्यूशन क्या है, वो लिख के एक बताया था, जो बाद में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब मुखदार होता है, जो इस किस बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अगर आपको पिक्चर दिखाओ तो ये दिखाओ, ये होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ओके, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ोगे तो देखोगे, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution into a sovereign socialist secular state। ऐसा लिखा है गया, कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, ऐसा कुछ लिखा गया है। ये होता है हमारा प्रीएम्बल। ओके, तो ये किसने लिखा, अगर ट्रिकी क्वेश्चन कभी आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो आगे जाके प्रीएम्बल बना, 22 जनवरी 1947 में इसे प्रीएम्बल बनाने की बनाया गया। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लिखा है प्रीएम्बल पे, यहाँ पे देखो, तो 26 डे ऑफ नवंबर ऑफ 1946, तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। यहाँ पे लिखा गया है हमारा प्रीएम्बल, जो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। अब प्रीएम्बल पे लिखा है तो आपको दिखा दिया जरा। ओके, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ओके, तो जून जून 3 को, अब जो जब इतना रायोट दंगा चल रहा है, तो उस टाइम का जो वाइस रॉय थे, वेवेल, वो ठीक से कुछ उनको डील नहीं किया, और सालों साल ऐसा काम, दंगा चल रहा था, इसीलिए इंग्रेज ने लॉर्ड माउंटबेटन को एज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भारत को भेजा 1947। ओके, तो वो आके एक माउंटबेटन प्लान दिए, जिसपे क्या क्या लिखा था कि पार्टीशन होगा इन कंट्री का। ये, अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्लान के अनुसार इंडिया का पार्टीशन हुआ, अगर कोई कौन सा एक्ट या फिर कौन सा प्लान इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन का आधार बना था, तो ये माउंटबेटन प्लान, जो पार्टीशन को मतलब लिखा हुआ पहली बार पार्टीशन के बारे में यही बताया था। तो ये पार्टीशन करने की बात माउंटबेटन प्लान ने बताया। फिर ऑटोनॉमी, दोनों स्टेट को, पाकिस्तान जो बनेगा और इंडिया बनेगा, दोनों को ऑटोनॉमी मिलेगा, दोनों को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट्स मिलेगा। और जो प्रिंसली स्टेट से, ये तो बन जाएगा, आप तो ये पे पाकिस्तान ले लिए, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान आप ले लिए। बाकी जो प्रिंसली स्टेट है, वो चाहे तो कोई भी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब टीम मतलब स्टेट्स को, इंडिया या फिर पाकिस्तान। ओके, ये माउंटबेटन प्लान में लिखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब सॉर्ट हो गया, तो पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान खुद का स्टेट अभी बना रहा है। तो जो झमेला था लगभग खत्म ही हो गया। तो खत्म होने के बाद वो जो अगर आपको दिखाऊं तो ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो 93 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे बोल रहे थे, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैक किए, ज्वाइन किए। और ये जो पार्टीशन में
ऐसा नहीं कि पार्टीशन में जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स था उन्हें पूरा पाकिस्तान बनाया गया, वो पार्टीशन हुआ वहां पे, एक तरफ इंडिया में आया, दूसरी तरफ पाकिस्तान में गया। तो ये मुस्लिम लीग भी मेंबर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आ गई। तो ये इंडियन में जो कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर आए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐड हुए, और ये 93 से तकरीबन 70 मेंबर्स भी आ गए, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट से ये भी तो चला गया ना पार्टीशन के बाद। तो तकरीबन 23 सीट्स चला गया वहां पे। ओके। हाँ, तो फिर इंडिपेंडेंट एक्ट पास किया गया जुलाई 14 में। ओके। तो अगर आपको दिमाग में ऐसा इमेज है कि अगस्त 15 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उससे पहले हमें पता नहीं था इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। जुलाई 14 को ही 14 ऑफ जुलाई 1947 को ही डिसाइड हो गया था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, और 15 ऑफ अगस्त में ही होगा। ओके। तो उस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, और वो जो एक्ट है उसमें लिखा गया कि हम जो सब कानून बनाए थे वो चाहे तो इंडिया चेंज कर सकता है, वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ लिखा था इंडिपेंडेंस के बारे में। ओके। तो क्या क्या लिखा था कि वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है वो बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक सोवेरेन बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना खुद का कानून बना सकता है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। तो फास्टली इट हैज टू। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो एक काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसके साथ और एक काम भी दे दिया इंडियन इंडिपेंडेंट आर्मी। क्या काम दिया ना, ये एक पार्लियामेंट की तरह भी काम करने लगा। पार्लियामेंट, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक हमारा इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक नहीं बनता तब तक हमारा इलेक्शन नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगा, जब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगा तब तक क्या कुछ काम नहीं होगा। रोज का काम तो होना चाहिए, कोई लॉ पास करना हो, कुछ बिल पास करना हो, तो कैसे करेंगे हम। तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक पार्लियामेंट, इंटर्म पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगा। और ये किसने पावर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ने पावर दिया था इसे पार्लियामेंट की तरह काम करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहा है, पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन एक साथ में ये दोनों काम नहीं कर रहे। जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, अगर पार्लियामेंट का काम कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहा है। अलग अलग काम अलग अलग दिन में कर रहे हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है तब इसका प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये सब देख रहे हैं। और जब ये पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है, जीबी मालवंकर, आपका इमेज, इमेज ये इमेज था, जीबी जीबी मालवंकर, मावलंकर, मावलंकर। तो ये जब पार्लियामेंट की तरह आप करेंगे तो स्पीकर, आपको अगर पता है तो एक स्पीकर होता है लोकसभा में, लोकसभा में जो चेयर पर्सन होता है ना, चेयरमैन होता है, उसे हम स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। तो ये स्पीकर की तरह काम करेंगे जीबी मालवंकर, और ये पहला हमारा स्पीकर, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी यही है। ओके। अगर चाहे आप याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के हिसाब से काम करेगा तो राजेंद्र प्रसाद चेयर करेंगे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट की तरह काम करेगा तो जीबी मालवंकर, मालवंकर चेयर करेंगे। ओके। और ये ऐसे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब 26 जन 1950 में लागू हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला काम 1950 तक, 26 जनवरी तक चला। और जो लेजिस्लेटिव का काम, लोकसभा का काम, वो तकरीबन 1952 के करीब चला, जब इलेक्शन सब खत्म हुआ, फिर नया इलेक्शन, नया लोकसभा बनाया, तब तक ये एक लेजिस्लेटिव बड़ी की तरह काम किया। ओके। तो हमारा जो 389 पहले बना था, इतना ही सीट बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। पाकिस्तान अलग होने के बाद ये ऑब्वियसली घट गया, कुछ सीट पाकिस्तान में चला गया। तो टू बी प्रिसाइज 300 के आसपास 299 सीट ही इंडिया में रह गया। ओके। तो वो 299 सीट रह गया, 299 से 229 हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब सॉरी प्रोविंसेस में गया, और बाकी जो 70 ये प्रिंसली स्टेट में गया। ओके। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले 289, सॉरी 389 सीट्स था, उनमें से
296 था प्रोविंसेस का, और सॉरी 293 था, और ये 93 था। 293, 93 ये था प्रोविंसेस और प्रिंस लिस्टेड का 93 का। फिर पार्टीशन होने के बाद 299 हमारा सीट हो गया। 299 से 70 सीट्स प्रिंस लिस्टेड का हो गया, और 230 से 229 हो गया हमारा प्रोविंसेस। ओके, ये आपको याद रखना है थोड़ा। ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली नहीं पूछता है आजकल कोई, फिर भी याद रखना सही रहेगा। तो हाँ, बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नहीं ज्वाइन कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स का, वो भी ज्वाइन कर लिए। अभी काम भी शुरू हो गया। पहले मीट हो गया, सेकंड मीट हो गया, ऐसे 11 मीट हुए थे। 11 मीटिंग हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और 2 साल 11 महीना 16 दिन, इतने टाइम लगा था। ओके, इतना टाइम लगा था। अगर कंपैरेटिवली बोलूं, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 3 या 4 महीने में शायद बन गया था, हमारा इतना टाइम लगा था। ओके, तो क्या क्या काम किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, अदर फंक्शन क्या क्या किए? तो ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई को। ये डेट याद रखना, ये डेट थोड़ा याद रखना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ सकता है। ओके, तो ये जो नेशनल फ्लैग चुनने के लिए जो कमीशन बनाया गया था, वो जेबी कृपलानी ने हेड किया था। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यू सॉरी हमारा जो ट्राई कलर का फ्लैग है विथ ए अशोक चक्र इन द मिडिल, दिस वाज डिजाइन बाय बेंगाली वेंकैया इन 1921। ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब आप कोई भी एग्जाम दो तो ये आने का चांसेस रहता है। ओके, और नेशनल एंथम को भी हम अडॉप्ट किए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और ये दोनों को भी हम अडॉप्ट किए हैं 24 जनवरी को। ओके, और राजेंद्र प्रसाद को हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट तो 24 जनवरी 1950, जो कि 2 दिन पहले, 2 डे बिफोर द हमारा जो रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। तो हम 3 इंपोर्टेंट काम किए, तीन ही चार। पहले तो हम नहीं, तीन ही। पहले तो हम नेशनल एंथम हमारा चुने, ये तो जुलाई 22 हो गया था, ये पहले हो गया था। तो 3 काम, जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये तीनों काम हम उस दिन किए थे। ओके, हमारा प्रेसिडेंट पहली बार कब चुने गए थे? 24 जनवरी को 1950 को। ओके, राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो 25 जनवरी को उसका उसके बाद के दिन बनाया गया, ताकि इलेक्शन शुरू हो जाए और पहला पार्लियामेंट बन सके जल्दी से जल्दी। तो ये इसीलिए 25 जनवरी को हमारा आ, क्या वोटर्स डे, हाँ, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रख सकते हो ये आप जनरल नॉलेज की तरह। तो फिर 26 जनवरी को हमारा नेशनल एम्बलम जो वो हमारा अशोक स्तंभ है, उसे अडॉप्ट किया गया। ये जो डिजाइन किया गया था, ये दीनानाथ भार्गव के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेशनल एम्बलम, एम्बलम हमारा जो, ओके, तो नेशनल एम्बलम में हमारा 4 एनिमल रहते हैं। चार तो शेर तो, लायन तो 4 रहते हैं। ओके, पता है, इसके अलावा 4 एनिमल रहते हैं नीचे। मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सर्च करें, अगर पता है तो अच्छा है, नहीं तो खुद खुद गूगल करें, देखें, अच्छा लगेगा। कुछ चीज खुद फाइंड आउट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, फिर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेन मेजर वर्क जो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो कैसे किया वो। ओके, तो 299 मेंबर तो थे, तो इन्हें सब कुछ कुछ टीम में बांटा गया, कमिटी में बांटा गया। टू बी प्रिसाइज 22 कमिटी में बांटा गया था। 8 मेजर कमिटी थे उसमें, और 14 माइनर कमिटी थे। ओके, फिर वो कमिटी ने कुछ काम लिया, जैसे कि यूनियन के पास क्या क्या पावर रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया था ये कमेटी को। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का क्या क्या, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का क्या क्या पावर रहना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू, जिस जिस भी कमेटी का हेड जवाहरलाल नेहरू है, या फिर बी आर अम्बेडकर है, सरदार पटेल है,
और कौन, जेबी कृपलानी है, ये सब आप याद रख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद है, ये सब आप याद रख सकते हो क्योंकि ये हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का टीम है, तो आप याद रख सकते हो ये सब। ओके। तो यूनियन पावर का कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था पूरे कमेटी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा, जो बनाया, वो फिजिकली जो बनाया वही कमेटी, जो ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, इसीलिए इसे हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ओके। फिर बाकी ये सब कुछ सब कमेटी थे, और कुछ कमेटी था, ये सब आप याद रख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए। फिर ये जो कमेटी जो काम किए, वो काम का रिपोर्ट दिए हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनको दिए। ये कमेटी ने तकरीबन अ, इतने साल में, जब मैं बताया था 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतने साल में 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ गए। ओके। पूरा 60 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें से जो अच्छा लगा उठाए और फॉरवर्ड किए ड्राफ्टिंग कमेटी को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तकरीबन 64 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ था। ओके। और ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इनमें 7 मेंबर थे। ये अगस्त 29 1947 में बनाया गया, जब इंडिपेंडेंट मिला उसके बाद बनाया गया। इसमें 7 मेंबर्स थे, और इनका चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। ये हिस्टोरिकल फोटो है उस टाइम का, ये रहे बी आर अम्बेडकर जी आज के चेयरमैन। ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सॉरी, ये जो कमेटी है, वेरियस कमेटी, वो 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, उनमें से जो अच्छा लगा उठाए, उठा के भेज दिए ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन्हें सब कंपाइल करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके। बना के जो पहला ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी 1948 में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब शुरू हुआ था, अभी दिखाया, अगस्त 29 1947। अगस्त से ये फरवरी, मतलब 6 महीने 7 महीने के करीब पहला ड्राफ्ट बना दिए वो, और बना के पब्लिश कर दिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैबिनेट में ये पढ़ा गया, ये पूरा पब्लिश हो गया, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, सब जगह पब्लिश हो गया। बताया गया पूरा इंडियन सिटीजन को, जिसको भी जो इसमें अमेंडमेंट चाहिए या फिर प्रपोजल चाहिए, वो भेजे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैबिनेट मेंबर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही इसे डिस्कस किए थे, पूरा पीपल ऑफ इंडिया, होल पीपल ऑफ इंडिया गिवन 8 मंथ टू डिस्कस एंड प्रपोज अमेंडमेंट टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। ओके। तकरीबन अगर मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा नहीं शायद, 7500 अमेंडमेंट आया था प्रपोज में, और यहाँ से सब तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, तकरीबन 2500 के आसपास एक्सेप्ट भी किया गया था। ओके, फर्स्ट ड्राफ्ट में ये जो पीपल का प्रपोजल है, कमेंट है, क्रिटिसिज्म है, ये सबको अप्रूव करके, विचार करके सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में बनाया गया। कौन बनाया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। तकरीबन 6 महीने, सॉरी 8 महीने दिए पीपल को डिस्कशन करने के लिए, फिर सेकेंड ड्राफ्ट बनाया। फिर बन गया जब सेकेंड ड्राफ्ट, तब हमारा आज भी कोई भी बिल अगर पास हो, तो उसको 3 रीडिंग फेज से जाना होता है। पहले क्या होता है, पहली एक बार रीडिंग होता है पार्लियामेंट में, जब बिल पास होता है, हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे कैसे बिल पास होता है, कैसे मेजोरिटी मिलता है, ये सब पढ़ेंगे। आपको भी कुछ कुछ आइडिया होगा, बिल तो एक पास होता है जनरली, वो 3 स्टेप में पास होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, बिल को एक जनरल रीडिंग किया जाता है। उस जनरल रीडिंग के बाद एक डिटेल रीडिंग सेकंड बार में किया जाता है हर एक क्लॉज, हर एक लॉ को लेकर। फिर उसके बाद चर्चा होता है। थर्ड रीडिंग वोटिंग का होता है, वो वोट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, बिल पास हुआ या नहीं। ओके। तो हमारा जो पहला बिल, बता सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पहला बिल था जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उस टाइम का पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हुआ था। ओके। तो बता सकते हैं, ये एक ट्रिविया की तरह हम बोल सकते हैं। तो वो भी 3 रीडिंग फेज से गया था। पहली बार रीडिंग हुआ था 4 नवंबर 1948 को। पहले रीडिंग में जनरल डिस्कशन हुआ था 5 दिन के लिए। ओके। पहली बार मतलब रीडिंग के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए 5 दिन के करीब लग गया। ओके। फिर 15 नवंबर को सेकेंड रीडिंग हुआ, डिटेल डिस्कशन हुआ, क्लज बाय क्लज पढ़े, टिल
अक्टूबर 17 1949। अगर आप देखो 15 नवंबर से अक्टूबर, तकरीबन एक साल 11 महीने से प्लस डिटेल रीडिंग चला, इस पे डिस्कशन चला, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किए, बहुत सारे प्रपोज एक्सेप्ट किए, ये किए, बहुत सारे काम किए, 11 महीने के करीब ये सब टाइम लिए, फिर जाके फाइनल रीडिंग, डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनल रीडिंग वोटिंग हुआ 14 नवंबर 1949 को, थर्ड रीडिंग। ओके, ये वोटिंग के बाद वोटिंग हुआ तो पास हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। हमारा जो 299 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, उनमें से 284 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे, 26 नवंबर 1949 को प्रेजेंट थे पार्लियामेंट में, और वो सारे 284 मेंबर साइन किए कि हम इसको पास कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पीपुल को दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द वेलफेयर ऑफ देम। ओके, at the time of adoption, Indian Constitution had a preamble with 395 articles। हमारा आर्टिकल 395 ही था जब हम अडॉप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रियम्बल था और 8 शेड्यूल था। ये शेड्यूल अब बढ़ के 12 हो गए हैं, और 440 के आसपास हो गए हमारा आर्टिकल अब। लेकिन एक फैक्ट की बात बता दूं, अगर आपको पता होगा नहीं होगा, आप पढ़े नहीं है ज्यादा, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल ना 395 से कभी बढ़ेगा नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब मैं नंबर की बात बोल रहा हूँ, इतना ये जो नंबर फाइनल नंबर 395 ही रहेगा, क्योंकि हमारा अमेंडमेंट जो होता है, नया आर्टिकल ऐड होता है, वो लेटर के साथ ऐड होता है। अगर मैं बोलूँ 15 नंबर आर्टिकल को चेंज करना है, कुछ कुछ ऐड करना है, तो उसे 15A में हम ऐड करते हैं, तो टोटल नंबर जो रहता है वो 395 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं कहीं। ये 15A 15B 15C ऐसे चलता है, 15AA 15BB, अगर ए खत्म हो गया जेड तक, फिर AABB ऐसा चलता है। ओके, तो 395 की टोटल हमारा आर्टिकल नंबर है। एनफोर्समेंट 26, देखो 26 से हम 26 नवंबर में हम पास कर दिए, साइन भी कर लिए, लेकिन इसे कमेंस नहीं करे, अभी तक लागू नहीं किए। क्यों नहीं लागू नहीं किए? क्यों जाके हम और रुके 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 महीने और क्यों रुके? क्योंकि 26 जनवरी में ऐसा क्या था? 26 जनवरी हमारा इंडिपेंडेंट डे था। इंडिपेंडेंट डे, हाँ इंडिपेंडेंट डे था। जब हमारा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था 1929 से, हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे मनाते आ रहे थे, पूर्ण स्वराज दिवस। उस टाइम तो हम इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज दिवस बताए। ओके, तो 1929 दिसंबर में लाहौर सेशन में, आईएनसी का लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंट डे की तरह मनाएंगे, पूर्ण स्वराज के दिवस की तरह मनाएंगे। तो 1930 जनवरी 26 से हम इसे मनाते आ रहे हैं, 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाते आए थे। इसीलिए इस डे का इम्पोर्टेंस था, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था, इसीलिए और 2 महीने रुके कि इस दिन ही लागू कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट डे है, तो इस दिन ही लागू करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को। ऐसा नहीं कि हर हर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए थे कि हमारा गवर्नमेंट बने, काम जल्दी शुरू हुए, कम मतलब इलेक्शन हुए, बहुत सारे काम करना था। तो जो सब इम्पोर्टेंट थिंग वो सब हम लागू कर दिए। कब? 26 जनवरी 26 नवंबर को ही लागू कर दिए। जैसे इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सारे आर्टिकल जो सब इन सब में डील करता है, उनको हम लागू कर दिए 26 नवंबर को। और बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन हम कब लागू किए? 26 जनवरी को। ओके, ड्यू टू द हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ दिस डे। ओके, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तब हम उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये हमारा प्रिसाइडिंग रूल्स था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हम जो रूल बताया गया था उसी हिसाब से हम चल रहे थे। अगर इंडिपेंडेंट एक्ट बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा, ये वगैरह वगैरह, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा तब एक पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगा, ये सब 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट में बताया गया था। तो ये सारे को हम कैंसिल कर दिए, रूल आउट कर दिए कि हम ये तो गया सब, हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हम आज से
हमारा कंट्री को चलाएंगे। ओके। कुछ फैक्ट्स लिखा लिखा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसका एक लीगल एडवाइजर भी हुआ करता था बी एन राव, और एस बी आर अयंकर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सेक्रेटरी। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हिंदी हमारा आज नेशनल लैंग्वेज है इंडिया का, लेकिन ये हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, इंग्लिश में बना था वो कॉन्स्टिट्यूशन 1987 में। मतलब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके 37 ईयर्स के बाद, 37 ईयर के बाद ऑफिशियली, उससे पहले तो हिंदी में ट्रांसलेट तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया 58 अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कोई टाइपराइटर नहीं था। ओके, टाइपिंग कुछ नहीं था, सब हाथ में लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन, उसका कैलीग्राफी, उसका फ्रंट, सब खुद हाथ में लिखा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये जो मेंबर प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ये खुद लिखे थे, कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके। इटालिक स्टाइल में जो लिखा है प्रीएम्बल में हम दिखाए थे यहाँ पे, कहाँ, ये कुछ डेमो हो गया, ये जो स्टाइल है, डिजाइन है, ये सब हाथ से बनाया गया है। ओके। तो कुछ फीचर्स और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्ट ऑफ द कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करता है, मैं लेके आया हूँ यहाँ से, बता दूं आपको कुछ। देखो, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की है, और छोटा अगर मैं बताऊं बड़ा कंट्री में, यूएसए का है। यूएस का बहुत 10 ही शायद आर्टिकल है, और एक अमेंडमेंट के साथ 11 आर्टिकल है टोटल, शायद 11 या 12, याद नहीं ठीक, उतना ही आर्टिकल है उनका। हमारा 395 आर्टिकल से, मतलब कितना बड़ा देखो। तो यूएसए फर्स्ट कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कुछ राइट्स दिया था, फंडामेंटल राइट्स लोग को कुछ दिया था, वो यूएसए पहला था। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न फॉर्मेट में है। रिटर्न फॉर्मेट में देखो, सारे कंट्री जैसे जितने भी है वर्ल्ड वाइड में, उनका जो जिनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दो टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करते हैं। एक तो रिटर्न फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर एक जनरल फॉर्मेट में, जो हम मुंह से जैसे बोलते हैं वैसा ही कुछ। ओके, तो रिटर्न फॉर्मेट उनका नहीं होता है, जैसे यूके का कोई रिटर्न फॉर्मेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, चाइना की भी शायद नहीं है, इटली की भी शायद नहीं है, मतलब कुछ कंट्री है, इटली का मैं श्योर नहीं, लेकिन चाइना की तो नहीं है। ओके। तो ये सब, और कुछ कंट्री है जैसे कि इंडिया हो गया, यूएस हो गया, उनका रिटर्न फॉर्मेट का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बैलेंस है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच। बैलेंस है, फ्लेक्सिबल क्या, रिजिडिटी क्या। देखो, फ्लेक्सिबल मतलब कोई भी कुछ भी चेंज कर सकता है, रिजिड मतलब कुछ भी चेंज करना डिफिकल्ट है। अगर हम बताए तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, और उसका चेंज बहुत इजीली हो सकता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर यूएसए के बताऊं, उसका रिटर्न फॉर्मेट में है, और उसका बहुत ही डिफिकल्ट है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही रिजिड है। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है, वो फ्लेक्सिबल भी है, जो फ्लेक्सिबल भी है, और रिजिड बैलेंस भी है। बैलेंस है, दोनों के बीच में एक बैलेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो मेजोरिटी के साथ चेंज होता है, मतलब अगर अब मेजोरिटी में हम पढ़ेंगे, किस मेजोरिटी में कहाँ चेंज किया सकता है, किया जा सकता है, किस बिल को किस मेजोरिटी में पास किया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, तो किस बिल को पास किया जाता है, कैसे मेजोरिटी चाहिए उसके लिए, वो हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये ट्रिविया की तरह याद रख सकते हो। एक क्वासी फेडरल सिस्टम है इंडियन का जो सिस्टम, क्वासी फेडरल मतलब, देखो ये भी दो तरह की चीज है, एक फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम मतलब, देखो यूएसए का फेडरल सिस्टम है, मतलब क्या, यूएस के जो स्टेट्स थे, मतलब उनको वो 50, आई थिंक 50 के करीब स्टेट्स है यूएस के, वो 50 स्टेट्स, वो फेडरल है, मतलब उन पे सेंटर का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। वो अपना उनका खुद का जज है, खुद का रूल्स वो बनाते हैं, खुद का, मतलब यूएस में सारे स्टेट्स में अलग अलग रूल है, क्रिमिनल केस के लिए, ये के लिए सब रूल अपना खुद ही बनाते हैं वो। तो ये फेडरल सिस्टम हो गया। और यूनिटरी मतलब, जैसे चाइना हो गया, आई थिंक चाइना यूनिटरी में जाएगा। चाइना में क्या होता है, मतलब यूनियन के पास बहुत सारा पावर होता है, सेंटर के पास, स्टेट के पास ज्यादा पावर नहीं होता है। हमारा क्वासी फेडरल है, सेंटर के पास भी स्टेट्स है, और एक यूनिटरी सिस्टम भी है, ऐसा नहीं कि हम फेडरल सिस्टम। ओके। एक रिपब्लिक हेड है इंडिया का,
रिपब्लिक हेड मतलब वैसे हेड भी दो तरह की हो सकते हैं, एक रिपब्लिक और एक मोनार्च। जैसे यूके के मोनार्च है, उनका क्वीन हेड होता है। ये ऑस्ट्रेलिया की मोनार्च है, यूके के जो किंग या क्वीन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के भी हेड होते हैं। तो हमारा इंडिया का जो हेड है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट, वो रिपब्लिक है, मतलब वो लोगों के द्वारा चुनाया जाता चुनाव से आते हैं, ना कि हायरची या फिर मोनार्च ऐसे कुछ। और हमारा इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम भी है। हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है वो अलग है, इंटीग्रेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट है, अलग है। वो खुद अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ये सब फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इतना ही क्लास था बेसिकली। ये क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया देखें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ये दोनों चीज देख लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के अब रेडी हो गया है, मतलब हमारे क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ेंगे, पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। 22 पार्ट्स कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 8 शेड्यूल कंप्लीट करेंगे, 395 जो आर्टिकल्स है सारे कवर करेंगे। एक देख के सारे नहीं कवर करेंगे, मतलब इतने डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कवर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतना ही था।